साथियों नमस्कार। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, एक सरकारी कर्मचारी की ज़िंदगी में एसीपी और प्रमोशन दो महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं, लेकिन एसीपी और प्रमोशन के समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को कर्मचारी और जो उन्हें वो प्रदान कर रहे होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का हमें ध्यान देना पड़ता है कि कहीं हमारी जो सर्विस है उस पर कोई दाग तो नहीं है, कोई चार्जशीट पेंडिंग तो नहीं है, कोई एडवर्स रिमार्क्स तो नहीं है, हमारी इंटीग्रिटी डाउटफुल तो नहीं है। ये सारी चीज़ों का एक कर्मचारी को सदैव ध्यान रखना चाहिए। और आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि अगर किसी कर्मचारी की सर्विस में अगर कोई चार्जशीट हो गई है, उस पर पेंडिंग है, या उसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, या उसकी एसीआर जो है उसमें कोई एडवर्स रिमार्क्स है, तो उसकी एसीपी या प्रमोशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। साथियों, सबसे पहले तो हमें प्रमोशन और एसीपी के रूल देखने पड़ेंगे। क्या कहते हैं 2016 और 2008 का रूल नंबर 8 अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर जो कट है वो लिखा हुआ है 2008 के रूलों में कि द फॉलोइंग जनरल कंडीशन शैल आल्सो बी फुलफिल्ड बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर अवेलिंग बेनिफिट ऑफ एसीपी। प्रमोशन में भी यही है। आफ्टर कंप्लीटिंग द रिस्पेक्टिव प्रिस्क्राइब्ड period for eligibility for the grant of ACP pay structure, the government servant should be fit to be promoted on next higher post in the functional hierarchy in his cadre। कि वो अपने कैडर में जो उसकी नेक्स्ट पोस्ट है उसके लिए वो एलिजिबल होना चाहिए प्रमोशन के लिए, बट could not be functionally promoted due to lack of vacancy in the promotional post in the hierarchy to which he is eligible to be promoted। जिस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है प्रमोशन के लिए, लेकिन लैक ऑफ वैकेंसी कारण ही कैन नॉट बी प्रमोटेड, उसे वो प्रमोशन नहीं मिली, उसकी एवज में उसे एसीपी दी जाती है 8, 16 और 24 साल बाद। दूसरा पॉइंट देखो, इफ सच प्रमोशन इन्वॉल्व पेंडिंग ऑफ एनी passing of any departmental test or other test extras, such condition should also be fulfilled by such government standard। ये 2008 के रूल नंबर 8 में लिखा हुआ है। अब 2016 में देख लेते हैं। 2016 में क्या लिखा गया है रूल नंबर 8 में कि पहले तो वही, अगर पार्ट ए देखा जाए तो वही है जो मैंने आपको बताया। दूसरे में चेंज कर दिया गया है, if such promotion involved passing of any departmental or other test, acquisition of higher education qualification extras, such condition shall also be fulfilled by government employees। टेस्ट तो 2008 में भी था, लेकिन एक और चीज जोड़ दी गई, ध्यान से देखिए सर, एक्विजिशन ऑफ हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि फिट फॉर प्रमोशन में उसके लिए जो हायर क्वालिफिकेशन है वो भी उसके लिए जरूरी है। साथियों, आप कहोगे कि बात तो हम चार्जशीट की कर रहे हैं, तो उसमें ये प्रमोशन कहां से आ गई? क्योंकि प्रमोशन से ही संबंध है एसीपी का भी। अगर आपको प्रमोशन मिल रही है तो वेल एंड गुड, अगर प्रमोशन नहीं मिल रही है तो आपको एसीपी मिलती है। दोनों से ही गहरा संबंध है चार्जशीट का भी। अब इनके रूल नंबर में थोड़ा और भी चेंज किया गया। क्या एक्सप्लेनेशन दी गया है? एक्सप्लेनेशन जो मेन है वही पढ़ूंगा, सारी मैं डिस्कस करूंगा, मैंने पहले वीडियो में डिस्कस की हुई है। व्हेन ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट फिट फॉर प्रमोशन ड्यू टू डिपार्टमेंटल जुडिशियल प्रोसीडिंग, अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो फिट फॉर प्रमोशन नहीं है, डिपार्टमेंटल जुडिशियल प्रोसीडिंग के पेंडिंग अगेंस्ट हिम और अदरवाइज ऑन द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ ग्रांट ऑफ एसीपी लेवल, या तो प्रमोशन वाले दिन से पहले या जिस दिन उसको एसीपी ग्रांट होनी है उससे पहले उस पर कोई चार्जशीट पेंडिंग है, कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है, ही शैल नॉट बी ग्रांटेड द बेनिफिट ऑफ एसीपी लेवल। उसको तब तक वो एसीपी नहीं मिलेगी अंटिल ही इज डिक्लेयर्ड फिट फॉर प्रमोशन, जब तक वो फिट फॉर प्रमोशन नहीं हो जाता। इट हैज कॉन्सिक्वेंटली इफेक्ट ऑन सब्सिक्वेंट एसीपी अपग्रेडेशन, और इसका वही प्रभाव उसके आने वाली एसीपी पर भी पड़ेगा। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण बात है, सारे साथी जो है ध्यान से सुन लें। अगर आपके खिलाफ कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग,
कोई चार्जशीट पेंडिंग है तो आपको जो एसीपी है वो नहीं मिलेगा। और एक चीज़ जो इन रूलों में नहीं लिखी होती, आप ध्यान रखो, आपकी जो एसीआर है वो 75% गुड होनी चाहिए। तब भी इंटीग्रिटी अगर आपकी डाउटफुल, एक बार एडवर्स रिमार्क्स आपके ऊपर लिख रख आ जाता है, उसका मैं नीचे बताऊंगा आपको रूल्स में भी, जब मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा एफडी की बताऊंगा आपको, उसमें क्लियर लिखा हुआ है अगर इंटीग्रिटी डाउटफुल हो जाती है तो 10 साल के लिए, पहले थी यानी कि रूल के अनुसार अब 8 साल के लिए आपको प्रमोशन रोक दी जाएगी, पूरे 8 साल के लिए। तो साथियों उसके बाद ये तो रूल नंबर 8 हो गया। अब 7 जो रूल है जिसमें एलिजिबिलिटी देखी जाती है, ये तो प्रमोशन के लिए है ना। एलिजिबिलिटी में क्या है, क्या लिखा है कि द सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस मेंशन बिलो शैल बी डीम्ड टू बी सेटिस्फाइड इफ नो डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोड्यूसिंग आर पेंडिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखो उसमें तो है ही था प्रमोशन में, तो इसमें भी है। सेटिस्फैक्ट्री दोनों चीज़ों में देखी जाएगी आपकी, एसीपी में भी और प्रमोशन में भी। अगर आपके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या चार्जशीट पेंडिंग है तो आपको वो प्रमोशन नहीं मिलेगी। और एक और चीज़ देखी जाएगी, employees this period and there are no adverse remarks about integrity in the annual confidential report of this period। वो जो पिछले 10 साल या 8 साल का जो पीरियड है आपका प्रमोशन या एसीपी या 2-3 साल का प्रमोशन के लिए, अगर उसके अंदर कोई एडवर्स रिमार्क्स भी है तो उसका भी आपको प्रमोशन या एसीपी नहीं मिलेगी। ये मैं नीचे क्लियर भी करूंगा एग्जाम्पल देके। तो साथियों इस बारे में जब कई बार क्या होता है कि कर्मचारी के ऊपर एक की जगह 2-2 चार्जशीट पेंडिंग हो जाती हैं, तो उसमें काफ़ी जो थी मुश्किलें आ गई थी, काफ़ी डाउटफुल केसेज हो गए थे। यानी कि 2 केसेज थे, 2 प्रोसीडिंग चल रही थी, 2 चार्जशीट चल रही थी, एक से वो बरी हो गया, दूसरा भी चल रहा है। तो उसमें क्या कहा जाता है, तेरे ऊपर केस चल रहा है इसलिए तेरे को प्रमोशन या एसीपी नहीं मिलेगी। लेकिन साथियों फिर क्या हुआ, 28/12/2012 को हमारे एफडी द फाइनेंशियल कमीशन ऑफ हरियाणा ने एक क्लैरिफिकेशन दी इस बारे में। आप खुद भी देखते हो एफडी हरियाणा की साइट पर, इसको देख सकते हो। मैं इसका जो अपना पीडीएफ है, मैं अपनी जो मेरी इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अपना डिस्क्रिप्शन में मैं लगाऊंगा, अभी आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो क्या कहा गया है, द फॉलोइंग सिचुएशन हैज बीन फेस्ड बाय डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इन द ग्रांट ऑफ एसीपी स्केल। दे देखी गई है, एम्प्लॉय एक्स हु वाज अदरवाइज एलिजिबल फॉर द ग्रांट ऑफ एसीपी स्केल। कोई एक्स नाम का कर्मचारी था जो एलिजिबल हो गया था एसीपी के लिए या प्रमोशन लगा लीजिए आप, वो डिनाइड, उसे इनकार कर दिया गया। द सेम ऑन डेट ए, उसे ए डेट पर उस प्रमोशन या एसीपी से मना कर दिया गया बिकॉज ऑफ एन ऑन गोइंग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चार्जशीट नंबर 1, जो पहली चार्जशीट थी उसके ऊपर, उसके कारण ए डेट को उसे एसीपी देने से मना कर दिया। आगे क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली द एम्प्लॉय एक्स वाज क्लियर्ड फ्रॉम द डिसिप्लिनरी इंक्वायरी एंड चार्जशीट नंबर 1 ऑन डेट बी। वही कर्मचारी जो एक्स था वो डेट बी को उस चार्जशीट से फ्री हो गया, उसे फ्री कह दिया गया कि आपके ऊपर कोई चार्जशीट अब बाकी नहीं है, आप क्लियर, उसको सर्टिफिकेट दे दिया गया। हाउएवर फिर क्या हुआ, बिटवीन द डेट ए एंड डेट बी द एम्प्लॉय एक्स फेस्ड अनदर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चार्जशीट नंबर 2, पहली वो चार्जशीट नंबर 1 थी, विच वाज इन द प्रोसेस ऑन डेट बी व्हेन ही वाज क्लियर्ड ऑफ द चार्जशीट नंबर 1। जब उसे बी डेट को फर्स्ट चार्जशीट से क्लियरेंस मिली, उसी डेट के दौरान या उसी महीने या उस साल के दौरान उसके ऊपर एक और चार्जशीट बी दाखिल होगी, चार्जशीट 2 उसी डेट बी के दौरान। तो अब ये हो गया ना, अभी वही मामला पेचीदा। अभी क्या किया जाए, अब द डिलेमा फेस्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इज वेदर द एम्प्लॉय एक्स इज एलिजिबल टू द ग्रांटेड द एसीपी स्केल विद इफेक्ट फ्रॉम डेट ए। अब डेट ए से लेकर डेट बी तक क्या उसको एसीपी मिलनी चाहिए, when he would have ongoing become eligible or when he originally become eligible or not, क्या वो एलिजिबल बन गया एसीपी या प्रमोशन लेने के लिए। तो ओपिनियन ऑफ द लीगल रिमेम्बरेंस, आर कहा जाता है इसे, कानूनविद होता है ये विभाग का, उससे लीगल ओपिनियन एंड सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा लॉ एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, और सेक्रेटरी से भी मांगी गई, वॉज ऑब्टेन्ड इन द मैटर, ओपिनियन इज रिप्रोड्यूस बिलो फॉर कॉन्वीनियंस। ये आपके नीचे दिए गई, क्या लिखा गया है, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली जल बोर्ड वर्सेज महेंद्र सिंह SC 2010 हैज हेल्ड दैट वेयर द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी
pending at the time when DPC had met and adopted the sealed cover procedure and in an explanation, but by that time another departmental inquiry was initiated. Pendency of the latter departmental inquiry held would not bar the benefit of the recommendable of DPC to the एम्प्लॉय कंसर्न। बिल्कुल क्लियर कहा गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिल्ली जल बोर्ड के कि दो प्रोसीडिंग पेंडिंग थी, फर्स्ट वाली क्लियर होगी तो जो फर्स्ट वाला एसीपी ड्यू बनता है, उसकी जो प्रमोशन ड्यू बनती है, उसके ऊपर कोई भी बार नहीं है, उसे वो मिलेगी, बेनिफिट उसे मिलेंगे। फर्दर ऑनेबल पंजाब, आगे और क्लियरेंस दिया उन्होंने, पंजाब एंड हरियाणा का हाई कोर्ट इन संतलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2000 में कोई मुकदमा हुआ था हाई कोर्ट में संतलाल का, हैज आल्सो हेल्ड दैट इंक्वायरी विच was started by issuance of a second charge sheet in 1998 should not come in the way of petition for getting his case considered for promotion with effect for 8 दिसंबर 1997। एक जो चार्जशीट उसने 1998 में हुई है, तो उसकी जो प्रमोशन 1997 में ड्यू बनती है, एसीपी जो ड्यू बनती है, उस पर वो बार नहीं बनी। क्लियर लिखा हुआ है एज इट इज ए सब्सिक्वेंट इवेंट दैट द डेट विद इफेक्ट फ्रॉम विच इज टू बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन, क्योंकि ये उसके बाद का इवेंट है जब वो फिट हो गया था प्रमोशन के लिए भी और एसी के लिए भी। द aforesaid view also finds support from Honorable Punjab and Haryana High Court judgment passed in Veena Mantru वर्सेज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड अदर 2008 में भी ऐसा एक मुकदमा आया था। तो इस जो हाई कोर्ट की जो अपील थी उसमें और दम मिला, तो ये बात क्लियर हो गई। तो अकॉर्डिंगली इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड अर्लियर, जो ऊपर सिचुएशन बताई गई है, एम्प्लॉय एक्स विल बिकम एलिजिबल फॉर द एसीपी स्केल फ्रॉम डेट ए, यानी कि उसके ऊपर जब वो चार्जशीट फर्स्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी तो वो एलिजिबल बन जाएगा एसीपी स्केल और प्रमोशन के लिए डेट ए से। वन द चार्जशीट इज ड्रॉप्ड, जब वो चार्जशीट 1 ड्रॉप होगी, नो इम्पैक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट चार्जशीट 2 विल बी कॉज्ड इन द मैटर, जो चार्जशीट 2 उसके ऊपर लगी हुई है उसका कोई भी मैटर उसके ऊपर प्रभावी नहीं होगा। अकॉर्डिंगली इट इज एडवाइज दैट सिमिलर मैटर मे बी डील्ड विद द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इन फ्यूचर। तो ये अंडर सेक्रेटरी फाइनेंस के द्वारा ये लेटर भेजा गया था 28/12/2012 को। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको, आप ये लेटर देख भी सकते हो, एफडी से डाउनलोड भी कर सकते हो साथियों। तो आप समझ गए होंगे कि ये रूल ध्यान में रखते हुए आपने एसीपी और प्रमोशन देनी भी है और लेनी भी है, किसी को साथ गलत नहीं करना है और इन रूल्स का पूरा ध्यान रखा जाना है। तो अब एक और चार्जशीट सर्व्ड अपॉन हिम, उसके ऊपर चार्जशीट कब लगी थी? फर्स्ट कोई कर्मचारी है उसके ऊपर 1 जून 2018 को चार्जशीट लगी। एसीपी ड्यू थी 1/6/2018 को, 1 जून 2018 को। चार्जशीट ड्रॉप्ड वाइट ऑर्डर डेटेड 15 जून 2019 को। रीजन फॉर नॉट गिविंग, उसके ऊपर क्या रीजन दिया गया उसको एसीपी या प्रमोशन ना देने का कि चार्जशीट है उसके ऊपर, तो 15/6/2019 की। डेट ऑन विच एसीपी नाउ टू बी ग्रांटेड, अब उसे कब से मिलेगी? 1/6/2018 से ही मिलेगी। रिमार्क क्या है? वाइट CS लेटर डेटेड 28/12/2012, जो मैं लेटर आपको ऊपर दिखाया ना, इसी लेटर के द्वारा उसको अब वो मिल जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर पहली तो उसकी क्लियर होगी ना। दूसरी जो सेकंड है उसके ऊपर चार्जशीट लगी है वो 1 फरवरी 2019 को लगी है, अभी अंडर प्रोसेस है, उसका चार्जशीट ड्रॉप नहीं हुई अभी वो। तो क्या होगा? उसकी जो एसीपी है वो पेंडिंग रहेगी अगले वाली। द सेकंड चार्जशीट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द एसीपी ड्यू ऑन 1 जून 2018, 1 जून 2018 की जो एसीपी है उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये लेटर CS हरियाणा का ही है, वो 28/12/2012 वाला। अब तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये साथियों किसी भी रूल बुक में नहीं लिखा हुआ, ये ध्यान रख लेना, किसी रूल में लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है जब आप बैठोगे डिसाइड करने के लिए। एडवर्स रिमार्क्स इंटीग्रेटेड डाउटफुल इन द ACR फॉर द ईयर 2013-14, 2013-14 में उसके रिमार्क्स आया हुआ था, क्या? उसकी ACR में इंटीग्रेटेड डाउटफुल का। तो 1/4/2018 को वो 1/6/2018 को वो एलिजिबल हुआ था ACP या प्रमोशन के लिए। तो क्या लिखा गया आगे? एडवर्स रिमार्क ऑफ इंटीग्रेटेड डाउटफुल अफेक्ट द प्रमोशन फॉर 10 ईयर, पहले 10 ईयर था ना, तो 10 साल तक वो एडवर्स रिमार्क जो है उसको प्रमोशन के लिए वो बार कर देगा, उसको प्रमोशन नहीं मिलेगी, ना ही उसको कोई ACP मिलेगी एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन का। हैंस इज नॉट इंटेलिजिबल फॉर द एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ ACP फॉर दिस पीरियड एज पर रूल्स ऑफ ACP रूल 2016 में क्लियर लिखा हो, मैंने ऊपर पढ़ा था, आपको बताया था, मैं दिखा दूंगा दोबारा में। तो 1/4/2024 में अब दोबारा मिलेगी उसको, 1/4/2024 में, यानी कि 10 साल बाद वो माना जाएगा।
ही इज नॉट फिट फॉर प्रमोशन फॉर नेक्स्ट 10 ईयर फ्रॉम द ईयर ऑफ ACR ऑफ एडवांस मार्क्स। जिस साल उसकी ACR में एडवांस रिमार्क्स आया उसके 10 साल तक उसको कोई भी प्रमोशन नहीं मिलेगी। तो साथियों आपने ध्यान रखना है, ये 2016 के रूल में बिल्कुल क्लियर लिखा भी हुआ है, देखो मैंने आपको पढ़ाया था। देयर आर नो एडवांस रिमार्क अबाउट इंटीग्रिटी इन द एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट। तो वो रेगुलर सर्टिफिकेट से सर्विस से बाहर हो जाएगा। फिर ये आप कर सकते हो रूल्स में, अगर रूल में ध्यान से पढ़ोगे। तो साथियों ये आपकी जो थी इफेक्ट था ऑन ACP या प्रमोशन वाइल यू आर ऑन चार्जशीट। आप अंडर चार्जशीट हो तो आपके ऊपर ये इफेक्ट होंगे। साथियों इन रूल्स का आपने ध्यान रखना है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके ऊपर कई एक आपकी इंक्रीमेंट स्टॉपेज कर देती है विभाग, अगर जुर्माना लगा दे या कुछ हो जाए तो आपकी क्या इफेक्ट पड़ता है आपके ऊपर, वो क्लेम, क्योंकि इसमें दूंगा तो वीडियो ज़रा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा उसका, वो भी आप देख सकते हो। आपकी जो क्वेरीज है, कोई आपका जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। आपके जो सुझाव हैं इस बारे में अगर मेरे से कोई गलती हुई बताने में तो वो भी आपके आमंत्रित है कमेंट बॉक्स में। साथियों अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस न्यूज़ को दूसरे ग्रुपों में भी शेयर किया कीजिए ताकि दूसरे भी अपने अधिकारों के बारे में जान सकें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।